बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, जो अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कैसे अपने लोगों को वो नवाज़ते हैं और कैसे वो अंदर बैठकर एक पार्टी के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बाकायदा उन्होंने अना और फिर ज़िद और अदावत के साथ जो हैं अपने मामलात आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ बिलख़ुसूस कैसे करप्शन का एक बाज़ार उन्होंने गर्म किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन के अंदर अपने लोगों को कैसे नवाज़ते हैं, कैसे मामलात को आगे लेके बढ़ते हैं, कैसे वो इल्लीगल तरीके से लोगों को नौकरियाँ देते हैं धड़ाधड़। अजीब खौफनाक किस्म के इंकशाफात सामने आ चुके हैं। हमारे सहाफ़ी हैं सज्जाद काज़मी, जो काफ़ी अरसे से इलेक्शन कमीशन की बीट कवर करते हैं, इसके साथ-साथ फाइनेंस की बीट भी कवर करते हैं और इलेक्शन कमीशन के अंदरूनी जो मामलात हैं, बिलख़ुसूस इस हवाले से काफ़ी खबरें इनके पास होती हैं। तो आज मैंने कहा कि सज्जाद थोड़ा टाइम दे दें हमारे वीलॉग के लिए भी। सज्जाद, मुझे बताएँ कि जो आपने कहानी जो सुनाई है पहले, कि जो स्टोरीज़ के हवाले से आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है, क्या वो अपनी ज़िम्मेदारियों को बाकायदा एहसन तरीके से निभाने की कोशिश करते हैं या फिर अपनी मनमानियाँ चला रहे हैं? देखिए, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन जो कि ओवरव्यू करती है इलेक्शन के प्रोसेस को, लेकिन उसके अलावा ये काफ़ी खिदमात दे रहे हैं सिवाय इस काम के। हुँ। अब आप पूछेंगे वो कैसे? हाँ, अब इलेक्शन कमिश्नर साहब ने एक फैमिली का सर्कट जो है वो चला रहे हैं, ऐसा माहौल फ़ील क होता है जैसे फैमिली को लेके चल रहे हों सही है। और बड़े दिल के साहब हैं। तो उनके पास कोई साहब जब आता है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैट्रिक का अंडर ग्रेजुएट ज कोई आता है, वो ये कहता है मुझे पीएचडी लेवल की कोई नौकरी करनी है, तो वो उसको ना नहीं करते, किसी को खाली नहीं जाने देते। लेकिन एक चीज़ उनकी और भी अच्छी है कि वो गुस्सा इस हद तक करते हैं कि लोगों को अगर गाली नहीं देते तो फिर गाली से कम वाला जो लेवल है वो भी नहीं रखते। अच्छा। अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इंतहाई करीब हैं, करीबी समझे जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के और उनको 3-4 मर्तबा उन्होंने नवाज़शात उन पर की हैं, वो रिटायर होते हैं उनके फिर रिश्तेदार हैं? नहीं, रिश्तेदार तो फिर ऐसे ही हैं कि रिश्तेदार तो उनकी आप यूँ कह सकते हैं कि उनको अगर इस तरह काउंट करते हैं तो उनके घर में काम करने वाले किचन के मुलाज़िम के बेटे को यहाँ पर लाया गया पॉलिसी के खिलाफ। लाहौर में पहले वो काम करते थे, उनको यहाँ पे इस्लामाबाद में लाया गया। इस्लामाबाद में उन्होंने 1-2 हफ़्ते काम किया, उन्होंने कहा मेरा दिल नहीं लग रहा यहाँ पे, तो अब मुझे अच्छा, दोबारा लाहौर जाना है। तो सही। अब उन्होंने उनका भी तबादला कर दिया, हालाँकि इससे कबल इस तरह की कई जो है वो एप्लीकेशन मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन में, उनमें से कुछ मैंने भी ओवरव्यू की हुई हैं और मैंने खुद देखी भी हैं। उसमें बड़ा क्रेडिबल उन्होंने रीज़न दिए हैं, उन्होंने बड़ा लॉजिकल रीज़निंग दी हुई है कि हमें हमारी जो फैमिली आधी उधर रहती है, हमें यहाँ पर रहते हुए काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं, हुँ। तो हमें लाहौर ट्रांसफ़र किया जाए। उन लोगों के ट्रांसफ़र नहीं किए जा रहे, लेकिन क्योंकि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के घर में काम करने वाले एक मुलाज़िम के बेटे ने ये दाद रसी उनकी उनकी दाद रसी उन्होंने की है। इस तरह के कई और केसेज़ हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ने एक ऐसा फैमिली का माहौल बना रखा हुआ है कि एक इनके फैमिली मेंबर, उनके जाने वाले और उनके जाने वाले। अब आप पूछेंगे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सबके वो काम कर रहे हैं। सबको अकोमोडेट करते हैं। अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की पीएस एक खातून हैं, उनकी 2 बहनें और हैं, उन दोनों को एंगेज करने की कोशिश की गई। इस हवाले से बाकायदा उनको पेपर तक दिए गए, उनसे मेरा राब्ता भी हुआ और इस बारे में वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होकर उन्होंने एग्रेसिवली रिस्पॉन्स किया और ये कहा कि नहीं हम सारी लायक हैं, हमारा पूरा ख़ानदान ही बड़ा लायक है, तो हम तो बड़ा क्रेडिबल है। मैंने उनको फिर ये कहा सिर्फ़ ये कि खानदान लायक है, पाकिस्तान में कोई और नहीं एग्ज़ैक्टली है। मेरा भी ये रिस्पॉन्स था कि पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ में से सिर्फ़ आप ही खानदान लायक है जो कि इलेक्शन कमीशन में खिदमात दे सकता है। लेकिन उसमें हमने देखा कि एक बहन को एडजस्ट कर लिया गया, स्टोरी सामने आने के बाद दूसरी दोनों बहनें की वजह से मुश्किलात आई। अब हुँ। एक और इस वक़्त जो डीडी लॉ है, वो भी खातून है, उनके भाई को यहाँ पर लाया गया, उसको इंटर्नशिप कराई गई, उसके बाद उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, उसको परमानेंट करने के हवाले से वो शुरू हुआ। उसके अच्छा। खिलाफ मैंने स्टोरी दी, उसके बाद उनको भी रोका गया और इंटर्नशिप के बाद उनको फिलहाल रोका गया, दोबारा उनको एंगेज किया जाएगा। अब इनकी पॉलिसी ये होती है कि कॉन्ट्रैक्ट पे जो मुलाज़मीन आते हैं, उनको देखा जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वो बात सुनते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ वो अलाइन करते हैं, तो फिर उन्हें कोई रेगुलर करने की जो है वो कोशिश की जाती है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक ही काम है हुँ। कि फैमिली का माहौल ऐसा इनको बना कर दिया जाए कि बाहर का बंदा कोई एंगेज ना हो सके, हमारी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो और हमारे खिलाफ कोई कल कोई इस्तेमाल ना हो। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बज़ाहिर तो मार्च 2025 तक जाना है, लेकिन उससे पहले वो इस इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पोस्टों के ऊपर अपने की बंदों को जो है ला रहे हैं, ताकि अच्छा। बाद में भी उनको लिए जो है वो काम करते रहें। अब इस हद तक उन्होंने इमरान खान के साथ या उनकी पार्टी के साथ इस हद तक वो पर्सनल हुए हुए हैं कि वो सिर्फ़ जब भी उनसे मुलाकात हमारी रिपोर्टर्स की होती है, बीट रिपोर्टर्स की होती है, वो ये बात करते हैं कि इमरान खान ने मेरी बीवी के बारे में क्यों बात की थी और उनकी बीवी भी जो है वो आपको पता ही है एफबीआर में एक हुँ, अफ़सर थी, बिल्कुल। उनके खिलाफ उन्होंने बात की। उसके बाद वो इमरान खान इसको शायद भूल चुके अच्छा, होंगे। पहले हम इसकी करप्शन के बारे से ये बात करना चाहेंगे। ये जो इलेक्शन कमीशन के अंदर उन्होंने अपने ही बंदों को जो नवाज़ा है, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई बात
क्यों नहीं की जाती है? वजह क्या है असल में? देखिए, इस वक़्त बड़ा घुटन का माहौल है इलेक्शन कमीशन में। अब यहाँ तक माहौल है कि लोगों को धमकियाँ दी जाती हैं कि आपके मोबाइल का फोरेंसिक किसी वक़्त भी किया जा सकता है। अगर आप इन्फॉर्मेशन लीक करेंगे, अगर आप किसी से बात भी करेंगे तो आपके ऊपर सर्विलेंस की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के बजाय तो 3 से 4 फ्लोर हैं, लेकिन हर फ्लोर के ऊपर 3 से 4 रेंजर के एहलकार सीढ़ियों पर मौजूद होते हैं, जो कि बीट रिपोर्टर्स को भी किसी और जो विंग में जाने की इजाज़त जो है वो नहीं देते। इवन कि हमने एमसीओ विंग, जो कि मीडिया कोऑर्डिनेशन आउटरीच विंग है, जिसका काम ही हमें हुँ, एंगेज करना है, एंगेज करना है। उससे अगर आपने कोई मत पूछनी हो, कोई कॉमन चीज़ पूछनी हो कि कल को केस है या नहीं है, उस हवाले से भी वो क्या जवाब देने से कासिर रहते हैं, जानबूझ के इसको इज्तनाब करते हैं। हालाँकि उसमें बड़े क्रेडिबल लोग बैठे हुए हैं, एफबीआर से भी एक मुलाज़िम आए हैं, बड़े कनाडा में भी वो हमारे हाई कमीशन में अहम खिदमात देते रहे हैं, लेकिन उनको भी रोक दिया गया है और वो भी बज़ाहिर वहाँ पर बैठकर अपनी एफबीआर की खबरें ही पढ़ रही होती हैं, क्योंकि उनका भी दिमाग जो है एफबीआर की तरफ अच्छा, ही है। ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, जब भी हम खुद भी इलेक्शन कमीशन में आते हैं, तो आप लोगों की गैर मौजूदगी में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा घुटन का एक माहौल है, बहुत सख्त सिक्योरिटी है, सहाफ़ियों को मख़सूस कमरे तक महदूद किया गया है। हालाँकि आप पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में इस तरह का माहौल नहीं है, आप किसी भी चैम्बर में जाकर मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आप कोर्ट रूम तक जाकर आप रिपोर्ट कर लेते हैं, आप लोगों से मिल सकते हैं, ऑफ़िस में काम करने वाले दीगर लोगों से खबरें ले सकते हैं। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के अंदर ही ये तमाम चीज़ें हैं सिर्फ़। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ उनके अपने मुलाज़मीन भी ये कोट करते हैं गैर रस्मी तौर पर जब हम हमसे बात करते हैं कि यहाँ पर आईबी का माहौल समझ लीजिए कि यहाँ पर हर चीज़ हमारा राज़ है, हमारे आप जो है यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं, वो आपकी सर्विलेंस कर रहे हैं। इवन कि उन्होंने का काम था आपको असिस्ट करना, आपको आपकी रहनुमाई करना, लेकिन वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वक़्त जो है सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। उनका कोई ऐसा ब्रांच जो कि पब्लिक सर्विस के लिए है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनका जो कोई पिटीशन देने आता है, उसको एंगेज करना हो, आरएनआई ब्रांच है, दीगर उनकी ब्रांचेज़ हैं, उस ब्रांचेज़ में भी आपको आम बंदे को ऐसे डील किया जाता है जैसे अगर वो किसी पॉलिटिकल रेफरेंस से नहीं आ रहा, तो उसके खिलाफ मतलब उसको सर्विलेंस की जाती है मुकम्मल तौर पर। अब ये तरीकाकार है कि अपने लोगों को कैसे नवाज़ा जा रहा है कि कुछ 2 साल पहले 2021 की बात है कि एक एडीजी लॉ को लाया गया, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर लाया गया, फिर 2 साल बाद 2023 में उनको परमानेंट कर दिया गया। अब उन्हीं के एक दोस्त को दोबारा लाया गया कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और उनको बतौर जो है उनकी लीगल असिस्टेंस के तौर पर वो रहनुमाई कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, हुँ। और वो रूममेट है इन्हीं एडीजी के, अच्छा। रूममेट हैं। और इसके साथ-साथ मज़े की बात ये है कि अब उन्होंने उन्हीं असिस्टेंट ने अब कोशिश की है कि एडीजी लॉ बनने के हवाले से उनकी कोशिशें जारी, उन्होंने अप्लाई कर रखा है और अब उनके जो तहरीरी इम्तिहान हुआ है उसमें को जो चेक करने वाले हैं वो उनके यही रूममेट हैं। आप देख सकते हैं कि किस हद तक माशाल्लाह वो आप देख सकते हैं अच्छे नंबर उनके आ सकते हैं अगर वो जो चेक अच्छा, मतलब इसका मतलब ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको आशीर्वाद ही ऐसी हासिल है कि वो ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से, तो देखें, जो ही मुस्लिम लीग नून को रिलीफ कहीं से मिल जाता है, वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट से, फौरी तौर पर ये नवाज़ देते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात आती है, तो उसके साथ हमेशा नाइंसाफ़ी इनकी जानिब से की जाती है। हालाँकि ज़ाती उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है, उसकी फैमिली के खिलाफ कोई बात की होगी, कोई भी इश्यू उनका ज़ाती हो सकता है। लेकिन उन ज़ाती मामलात को आप यहाँ ऑफ़िशियल जो मामलात होते हैं, जो आपकी ड्यूटी है, अगर उसमें असरअंदाज़ हो जाती हैं चीज़ें, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। तहरीक-ए-इंसाफ को लेकर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इस वक़्त इलेक्शन कमीशन के अंदर किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि यार ये इनके साथ नहीं होनी चाहिए थी, ये नाइंसाफ़ी है, कम देखिए से कम? देखिए थ्रू आउट अगर आप इलेक्शन के प्रोसेस को देखें, प्री इलेक्शन के प्रोसेस को देखें, इलेक्शन के प्रोसेस को, फिर पोस्ट इलेक्शन के प्रोसेस को देखें, तो थ्रू आउट हमें ये लग रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्रश करने की हर सतह पर कोशिश की गई है। चाहे अब भले के जो हवाले से वर्डिक्ट आए हैं, वो कितनी जल्दी और किस तनाज़ुर में आए, क इलेक्शन से कितने वक़्त पहले आए, ताकि बाद में ये पिटीशन भी ना दे सकें। उसके बिल्कुल। बाद फिर बल्ले के निशान से मुतल्लिक मेन वक़्त पे जब वो लेकर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक और जो पीटीआईपी थी, उसको लॉन्च करने की कोशिश की, तो उस हवाले से भी इन्होंने उसके हवाले से भी वर्डिक्ट रातों-रात जारी कर दिया। यानी कि कल अगर उन्होंने जाके इनिशिएटिव लिया है, वहाँ पर जाकर बात की है कि हम बल्लेबाज़ का निशान लेना चाहते हैं, आप हमें रहनुमाई करें। वो वहाँ पर जो बातचीत शुरू हुई है, तो यहाँ पर इन्होंने उसी वाले से वर्डिक्ट जारी कर दिया है, हुक्मनामा जारी कर दिया। हालाँकि इतनी जल्दी तक हमने कभी नहीं देखा कि इतना बड़ा हुक्मनामा एक दिन में उन्होंने लिख भी लिया हो। अब देखें, इस तनाज़ुर में देख लें, फिर इलेक्शन की प्रोसेस को देख लें, फिर इलेक्शन के प्रोसेस में जिस सियासी जमात ने कोई शिकवा शिकायत की है कि हमें यहाँ पर जो है एंगेज नहीं होने दिया जा रहा, हमें रहनुमाई की जाए, हमें आज़ादी नहीं मिल रही यहाँ पर, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई लोग जो है उसको क्रश कर रहे हैं, तो उसके ऊपर फ़ौरी एक्शन होता था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ये रहनुमाई कहीं भी जो है वो दी नहीं गई। अब इलेक्शन के बाद की प्रोसेस के ऊपर आते हैं, तो इलेक्शन कमीशन के बाद के प्रोसेस में आप देख लें कि उनको सीटें जो उनकी बनती थी,
वो देने से कासर है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, उनका लार्जर बेंच कह चुका है, अक्सरियत के साथ कह चुका है कि उनको जो उनकी रिज़र्व सीट बनती हैं, वो उनको दी जाएँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस हवाले से 2 इजलास अब तक बुला चुका है और दोनों इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे। हुँ, हालाँकि आप देख सकते हैं कि लार्जर बेंच में ये कहा गया था, अगर आपको कोई रहनुमाई चाहिए तो आप इन चैम्बर में आकर हमसे रहनुमाई ले सकते हैं। हुँ, इन चैम्बर में रुजू नहीं किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हर प्रेस रिलीज़ में यही बात की है, हम इन चैम्बर में जाते हैं लेकिन हमें कोई सुन नहीं रहा, इसलिए हमने जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर किया। अब इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने वाले वकीला के लिए अगर आप देखें उनकी मराहत या फ़ीसें कितनी दी जा रही हैं, एक ऐसे वकील भी हैं जिनको 2.5 करोड़ रुपए नवाज़ दिए गए हैं, एक ऐसे वकील है जिनको 50 लाख रुपए दिए गए हैं और ये वही वकील है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बल्ले के निशान में इलेक्शन कमीशन की रहनुमाई की और उससे पहले एक ऐसे भी वकील भी हैं जिनको 2 केस में मुसलसल सुबकी का सामना रहा है। हुँ, उसके बावजूद 2.5 करोड़ उनको इलेक्शन कमिश्नर ने खुद अलॉट किए हैं, दिए हैं और उसके बाद उस फाइल को उठाकर कॉन्फिडेंशियल ब्रांच में फेंक दिया गया। उस हवाले से 2 ऐसे साफ़ी हैं सीनियर, जिसमें ज़ैद कशकोरी भी शामिल हैं, एक और साफ़ी भी शामिल हैं जिन्होंने दरख्वास्त दी कि हमें बताया जाए कि उन वकला को कितनी अपनी फ़ीसें जो हैं वो दी हैं और किस कानून के, किस पॉलिसी के मुताबिक दी हैं। लेकिन उनको भी एंटरटेन नहीं किया गया। हालाँकि ये वही साफ़ी हैं जिनकी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के कमरे में बहुत बआसानी से जो रसाई है, वो किसी वक़्त भी जाते हैं तो इलेक्शन कमिश्नर उनको अपने बयानिए देने को तैयार हो जाते हैं कि आप ये हुँ, बयानिए ले लें और आप मीडिया को पेश करें। हुँ, बहरहाल हम ये देख रहे हैं ओवरऑल कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ना सीट देने के हवाले से हर इक़दामात किए हैं हुँ, और उस हवाले से अब ये चीज़ें आपके सामने हैं कि 2 रोज़ कबल 1 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तीनों जो नशिस्तें हैं, तीनों जो कौमी असम्बली के हलके हैं और इसमें बिलख़ुसूस एक एमपीए जो पंजाब के हैं, उनकी नोटिफ़िकेशन जो है वो जारी किए जाए। मुस्लिम लीग नून के लोगों के हक़ में वो फ़ैसला आता है। उसके फ़ौरी बाद यानी कि विदिन 24 आवर लेस देन विदिन 24 आवर्स नोटिफ़िकेशन जारी हो जाते हैं। हुँ, लेकिन एक तरफ लार्जर बेंच ये अपील सुनकर ये कह रहा है कि आप इनको दिए जाएँ रिज़र्व सीट्स, लेकिन नहीं दिए जा रहे हैं। इन्होंने पहले कहा कि हमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से हमें वो लिस्ट जमा नहीं करवाई गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दोबारा से लिस्ट जमा करवा दी। अब हुँ, उस लिस्ट को भी ये मानने को तैयार नहीं कि हमारी विदिन टाइम फ्रेम में इन्होंने जमा नहीं कराई। हुँ। अब उसको भी सुनने को तैयार नहीं है। हर वो कोशिश या जवाज़ क्रिएट किया जाता है जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो नशिस्तें बनती है वो ना दी जाए और ये सूरत-ए-हाल आपके सामने है। थैंक यू सो मच सियात। आप लोगों ने सियात की गुफ्तगू सुनी कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी कारस्तानियों के ज़रिए जो हैं इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल कर रहा है और अपने ज़ाती जो दोस्त अहबाब जो उनके रिश्तेदार हैं उनको कैसे वो नवाज रहा है और कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और कैसे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक मिनी जेल करार दिया जा सकता है। इसको मेरे घुटन का ख्याल माहौल है तो घुटन फिर का अब एक माहौल है, सहाफ़ी कवर नहीं कर सकते हैं, लोग आसानी से जा नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गैर-कानूनी काम वो कर चुके हैं। उसी का उनका खौफ है कि कोई आए और इन्फॉर्मेशन निकाल कर मेरी सुबकी ना हो जाए। ये सूरत-हाल है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।